तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 153 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना। मैंने पिछले एपिसोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि चारों तरफ हक्का बक्का चेहरों के बीच शाओयान की फिगर अचानक ही एक ब्लड कलर्ड मीटियोराइट में बदल गई थी। वो बिजली जैसी स्पीड में स्काई को चीरता हुआ सीधा गुयाओ की तरफ दौड़ा, जो कि उस वक्त पेल और स्टन्ड खड़ा था। शाओयान के हाथ में था एक 4 कलर्ड फायर लोटस, जो अपनी तेज रोशनी से सबको चौंध दिया रहा था। उससे निकली एनाइलेशन लाइक स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि आसपास की सारी एनर्जी वायलेंट हो उठी। शाओयान का स्पीड इतना तेज था कि वो बस एक ब्लिंक में गुयाओ के करीब 100 फीट तक पहुंच गया। फायर लोटस की एनर्जी इतनी डरावनी थी कि गुयाओ को पहली बार सच में डेथ का डर महसूस हुआ, लेकिन वो अभी अभी साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर यूज कर चुका था। उसका डोची पूरा ड्रेन हो चुका था। वो ना तो डिफेंड कर सकता था, ना ही डॉज कर सकता था। उसकी आंखों में वो तेज फायर लोटस बस बता ही जा रहा था। गू क्लैन के सारे एल्डर्स की आंखें वाइड ओपन थी, क्योंकि शाओयान क्लियरली किलिंग ब्लो देने जा रहा था। लेकिन तभी एक बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज स्टेडियम में गूंजती है, और उस एक ही वॉइस के साथ शाओयान और उसका फायर लोटस वहीं फ्रीज हो जाते हैं। जो एनर्जी कुछ सेकंड पहले तक वाइल्ड और वायलेंट थी, वो अब जेंटल हो चुकी थी। शाओयान की आंखों में शॉक था। उसने खुद को मूव करने की कोशिश की, लेकिन वो 1 इंच भी हिल नहीं सका। उसे उसी वक्त एहसास हुआ गू क्लैन में सच में ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके आगे वो अभी कुछ नहीं। तभी स्पेस इटसेल्फ स्टिल हो जाता है और वहां धीरे धीरे एक एल्डरली फिगर प्रकट होता है। व्हाइट रोब, स्नो व्हाइट हेयर और आईब्राउज, और उसकी आईज जैसे कोई ब्लैक होल जिसमें देखो तो सीधे खिंच जाओ। गुचैन और सारे एल्डर्स तुरंत रिस्पेक्टफुली झुककर उन्हें ग्रीट करते हैं। तोंगशुआन सॉफ्टली शाओयान की तरफ देखते हैं और एक हल्की सी सांस छोड़ते हैं। वो अपनी सूखी हुई उंगलियों से शाओयान के हाथ में रुका हुआ फायर लोटस लेते हैं, और बस एक जेंटल पिंच में वो खतरनाक लोटस बिना किसी साउंड के ब्रेक हो जाता है। इसके बाद एल्डर तोंगशुआन अपनी स्लीव से एक जेंटल एनर्जी रिलीज करते हैं, जो शाओयान के चारों तरफ रैप हो जाती है। बस कुछ ही सेकंड्स में शाओयान के पूरे शरीर पर जो भी ब्लड स्कार्स थे वो एकदम से डिसअपीयर हो जाते। शाओयान रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एल्डर। एल्डर तोंगशुआन हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये देखकर अच्छा लगा कि शाओ क्लैन आज भी ऐसे योद्धाओं को जन्म दे सकता है। अगर शाओशुआन आज होता तो उसे ये देखकर बहुत खुशी होती। फिर वो मुड़ते हैं गू याओ की तरफ, जो अभी पेल खड़ा था और अपनी फिस्ट्स को जोर से क्लेंच्ड किए हुए था। तोंगशुआन की शांत लेकिन गहराई से भरी आवाज गूंजती है, गू याओ, तुम ये मुकाबला पहले ही हार चुके हो। ये सुनते ही गू याओ का शरीर कांप जाता है। उसे साफ साफ पता था अगर एल्डर तोंगशुआन ने इंटरफेयर ना किया होता तो वो अभी तक इस दुनिया में जिंदा ना होता। पर फिर भी एक गू क्लैन जीनियस होते हुए उसके लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी भी शाओयान को सीरियसली लिया ही नहीं था। लेकिन तोंगशुआन अब और सॉफ्ट नहीं थे। जीत होती है, हार होती है। अगर तुम्हारे अंदर हार मानने की भी हिम्मत नहीं है तो तुम्हें ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का जनरल बनने का कोई हक नहीं। गू याओ टीथ ग्रिट करता है और फिर धीरे से कहता है, मैं हार चुका हूँ। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। सभी गू क्लैन मेंबर्स बस स्टन्ड होकर स्काई की तरफ देखते हैं। गू याओ ने सच में हार मान ली। लिन शिव, लिन क्वान, सबकी आंखें वाइड ओपन थी, जैसे किसी ने उनके सामने दुनिया पलट दी हो। गू जेन ने धीरे से कहा, शाओयान कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। उसने जो कुछ झेला है वो गू याओ कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता, और तुम सब फ्यूचर में उसे प्रोवोक मत करना। लिन शिव और बाकी चुप थे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था। तभी कैमरा पैन होता है दूर एक टोल ट्री की तरफ, जहाँ 3 मिस्टीरियस वॉरियर्स खड़े होते हैं। सिल्वर रोब्ड मैन हंसते हुए कहता है, साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर भी फेल हो गया। शायद हमने शाओयान को अंडर एस्टिमेट कर दिया। बर्ली वॉरियर भारी आवाज में बोलता है, अगर वो गू याओ के सेम लेवल पर होता तो गू याओ की हार और भी तेज होती। तभी एक काम कॉन्फिडेंट वॉइस आती है, एक ग्रीन रोब्ड वॉरियर से, जो क्लियरली लीडर था। अगर शाओयान 8 स्टार डाओजुन होता तो तुम दोनों भी उसे हैंडल नहीं कर पाते। सिल्वर रोब्ड मैन हंसते हुए पूछता है, व्हाट अबाउट यू बिग ब्रदर? ग्रीन रोब्ड मैन हल्का सा मुस्कुराता है और सॉफ्टली कहता है, शायद हम दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो जाते। वो आगे कहता है, इस शाओयान के अंदर एक रथलेस डिटर्मिनेशन छिपा, जो सिर्फ बहुत सारे लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंसेस से आता है। और फिर एक शॉकिंग बात कहता है, बेटर होगा कि हम लोग आगे से शूनर की मैटर्स में इंटरफियर ना करें, क्योंकि अगर वो सच में नाराज हुई तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। सिल्वर रोब्ड और बर्ली वॉरियर एक साथ हंसते हैं। अच्छा हुआ हम बाहर ही रहे। सिल्वर रोब्ड फिर पूछता है, बाय द वे बिग ब्रदर, क्या तुमने ब्लड लाइन टेस्ट दिया? ग्रीन रोब्ड सॉफ्टली जवाब देता है, यस, और मैं बेरली ग्रेड 9 तक पहुंच पाया। इतना सुनते ही दोनों की आंखें वाइडन हो जाती है, क्योंकि उसके फोरहेड पर धीरे धीरे उभरता है
एक फेंट रेनबो वाला क्लैन टैटू जो क्लियरली ग्रेड 9 का सिंबल था। सिल्वर रोब्ड आदमी शौक में बोलता है, तुम तो अब शुनियर के बराबर आ रहे हो। ग्रीन रोब सॉफ्टली जवाब देता है, नॉट रियली। शुनियर की ब्लड लाइन गू क्लैन के इतिहास में अब तक की सबसे परफेक्ट ब्लड लाइन है। इतने में एल्डर टोंगशुआन स्काई से अनाउंस करते हैं, ठीक है, चूंकि मुकाबला समाप्त हो चुका है, शाओयान गुयाओ अपनी जगह लौट जाओ। शाओयान बिना कुछ बोले एल्डर को ग्रीट करता है और कॉमली अपनी जगह वापस चला जाता है। एल्डर टोंगशुआन अपने जेस्चर से ग्राउंड को रिस्टोर करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और फिर अनाउंस करते हैं, अब मैं शेष समारोह की शुरुआत करता। टोंगशुआन स्काई से धीरे धीरे उतरते हैं और दूर बैठी एक खास फिगर की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहते हैं, हुनर, इट्स योर टर्न। स्टेडियम में एल्डर टोंगशुआन की आवाज गूंजी नहीं कि पल भर में हर नजर एक ही दिशा में टिक गई, उस खूबसूरत, आकर्षक और शांत खड़ी फिगर पर, गू क्लैन की असली जूल। शुनर ने सबकी नजरों को अनदेखा करते हुए सीधे शाओयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। तुम ठीक तो हो ना? शाओयान मुस्कुराया। उसकी आवाज में थकान छुपी नहीं थी, बस थोड़ा एग्जॉस्टेड हूँ, थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाएगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि गू क्लैन के लोग अब उसे पहले जैसी नजरों से नहीं देख रहे थे। गुयाओ को हराने के बाद उनकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थी। सुनर ने अपने नाजुक हाथों से शाओयान के होठों से खून का कतरा पूंछा। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत सी रेज जल रही थी। उसे साफ दिख रहा था, अगर आखिरी पल में शाओयान एलेशन फायर लोटस न बनाया होता तो शायद आज वो जिंदा न होता। उसकी आंखें गुयाओ की तरफ टिटकी। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। अगर अगली बार तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें इस हार का असली स्वाद चखाऊंगी। सुनेर ने मुट्ठी भींची और शाओयान की मुस्कुराहट के सामने सिर हिलाया। फिर उसकी हल्की सी फिगर एक नाचती हुई तितली की तरह मैदान पर उतरी। एल्डर टोंगशुआन ने उसकी कुछ ठंडी हो चुकी आंखों को देखा और हल्के से मुस्कुराए। तुम्हें तो पता है सुनेर, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा रुतबा देखकर ऐसे मामले होना कोई अजीब बात नहीं। शाओयान के लिए ये चैलेंज जरूरी था, वरना क्लैन के लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करते। उम्मीद करती हूँ कि ये आखिरी बार हो। अब किसी में हिम्मत नहीं बची जो उसे फिर से ललकारे। उसकी ताकत ने सबको जवाब दे दिया है। तभी एल्डर टोंगशुआन ने हाथ उठाया और एक 10 फुट वाइड स्टार डिस्क उसके सामने प्रकट हो गया। शुनर, अब तुम्हारी बागें बढ़ी और धीरे से अपनी हथेली उस स्टार डिस्क पर रख दी। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गई। एक हल्की रोशनी उसकी हथेली से निकलने लगी और फिर एक के बाद एक स्टार डिस्क पर उभरने लगे। हर नया स्टार जैसे लोगों की धड़कनों को तेज करता गया। पूरी गू क्लैन की सांसें थमी हुई थी और फिर 9 स्टार, अ ग्रेड 9 ब्लड लाइन का उदय, यानी एक ऐसा ब्लड लाइन जो दोशेन की पोटेंशियल रखता है, वो ताकत जो इस दुनिया की चोटी है। गू क्लैन के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। दूरी पर खड़े सिल्वर रोबमैन ने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये सिर्फ ग्रेड 9 होता तो वो पुराने बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। और तभी 9th स्टार की रोशनी और भी तेज हो गई। एल्डर टोंगशुआन की आंखें फैल गई। पीक ऑफ द 9th ग्रेड। तभी शुन एर की हथेली से चमकता हुआ सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। उसकी नसों में खून नहीं, मानो लिक्विड गोल्ड बह रहा था। स्टार डिस्क पर हल्की दरारें पड़ने लगी। इतनी ताकतवर रक्त रेखा स्टार डिस्क तक टूट रहा है। हर एल्डर, हर गू क्लैन मेंबर हैरान था। और फिर डार्क वॉइड में एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरी। धीरे धीरे वो चमकती हुई एक पूरी गोल्डन स्टार में बदल गई। स्टार डिस्क टूट गया। सुनेर के हाथों से आसमान की तरफ एक सुनहरी स्तंभ उठ गया। उसकी ताकत इतनी भारी थी कि स्टेडियम बैठे अधिकतर लोग, चाहे एल्डर हो या गू क्लैन के एलीट, सभी का दोची सर्कुलेट करना बंद हो गया। ये डर नहीं था, ये आदत था। आधा गू क्लैन झुक गया। कुछ ने घुटनों पर गिरकर सिर झुका दिया। 10 स्टार, डिवाइन ब्लड लाइन। शाओयान के साथ बैठे मंग तिनची ने ये सब देखा और धीरे से बुदबुदाया, क्या लड़की है, डिवाइन ब्लड लाइन। गू क्लैन सच में ब्लेस्ड है। दूर खड़े ट्री टॉप पर वो तीनों फिगर्स भी स्तब्ध थे। सिल्वर रोब्ड और बर्ली मैन एक दूसरे की ओर देखकर बोले, 1000 साल में पहली बार डिवाइन ब्लड लाइन। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शुनर के शरीर में वापस समा गई। उसने अपनी आंखें खोली। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सामने एल्डर टोंगशुआन खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। ये सच में डिवाइन ब्लड लाइन है। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। हवा में एक इंद्रधनुषी रंग का चमकता हुए रेनबो हेवनली गॉड पेन प्रकट हुआ। जैसे ही वो कलम प्रकट हुई, पूरे गू क्लैन के लोग एक स्वर में खड़े हो गए। मंग तिनची ने इस कलम को देखते हुए कहा, रेनबो हेवनली गॉड पेन। 1000 सालों में पहली बार गू क्लैन ने इसे फिर से सामने लाया है। स्टेडियम के बीचों बीच एल्डर टोंगशुआन ने जब रेनबो हेवनली गॉड पेन को हाथ में उठाया, उनकी आंखों में श्रद्धा और दिल में एक गहरी उत्तेजना थी। एल्डर टोंगशुआन का चेहरा अब और गंभीर हो गया। अचानक उनके शरीर से एक विशाल ओरा चारों ओर फैल गया। रेनबो हेवनली गॉड पेन को थामे उनका हाथ थरथराने लगा और तभी उनके हाथ की हरकतों के साथ रहस्यमय रेखाएं आकाश में बननी शुरू हो गई। हर स्ट्रोक के साथ शुनेर के चमकते हुए माथे पर इंद्रधनुषी चिन्ह उभरने लगे। ये रेनबो रंग वो साधारण रंग नहीं
था जो किसी आम इंसान पर दिखता है। ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली और डिवाइन था। डिवाइन ग्रेड और 9th ग्रेड में सिर्फ एक स्टेप का फर्क होता है, लेकिन शक्ति में वो अंतर बेहद गहरा होता है। एल्डर टोंगशुआन की हथेली कांप रही थी। हेवनली गॉड पेन को थामे उनका हाथ अब थकान से भारी हो चुका था। क्या डरावनी चीज है ये हेवनली गॉड पेन। अब समझ आता है कि 1000 सालों में किसी ने इसे छूने की हिम्मत क्यों नहीं की। बस इतना सा दोची खर्च, किसी भी साधारण दोशन की शक्ति भी इसे चूस ली जाती। उनके शरीर की दोची मानो बाढ़ की तरह बह रही थी, फिर भी उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह इस डिवाइन चित्र पर केंद्रित रखा। रेनबो हेवनली गॉड पेन शूनेर के माथे से आधा इंच ऊपर नाचता रहा और रंगीन रेखाएं उभरती रही। लगभग 10 मिनट तक ये चिन्ह बनता रहा। अंत में जब आखिरी रेखा खिंची तो एल्डर टोंगशुआन की ऊपर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उनका शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। इट्स डन। शूनेर ने अपनी आंखें खोली और उसी क्षण उसके माथे का रेनबो क्लैन टैटू तेज प्रकाश से चमक उठा। इस डिवाइन रोशनी की ताकत इतनी अधिक थी कि कई शक्तिशाली गू क्लैन सदस्य अपनी जगह खड़े नहीं रह पाए और अपनी आत्मा के भीतर से आती श्रद्धा के बोझ से घुटनों पर गिर पड़े। आसमान की ऊंचाई से एक बूढ़ी हंसी की हल्की गूंज सुनाई दी। 1000 साल बाद हमारे गू क्लैन में फिर से रेनबो क्लैन टैटू प्रकट हुआ है। रेनबो रोशनी कुछ ही क्षणों में सिकुड़ कर फिर से सुनेर के माथे में समा गई और चिन्ह गायब हो गया। अब ये क्लैन टैटू तभी प्रकट होगा जब सुनेर खुद चाहेगी। समय आने पर सुनेर इस क्लैन की हर सीमा को पार कर जाएगी। दूर खड़े पेड़ की ऊंचाई पर खड़ा वो हरा लिबास पहने व्यक्ति मुस्कुराया और जैसे ही वो मुड़ा उसकी नजर शाओयान से टकराई। क्या हमें देख लिया? क्या पैनी नजर है उसकी? वो शख्स हल्के से मुस्कुराया और अपनी एडी पर जोर देकर वहां से गायब हो गया। सिल्वर रोब्ड और बर्ली मैन भी उसके पीछे चले गए। गू क्लैन में सच में बादलों जैसे एक्सपर्ट्स हैं। डोरी ब्लड लाइन को देखकर ईर्ष्या तो होती ही है। शाओयान उठे। चलो अब यहाँ कुछ भी रोचक नहीं बचा। मंग तिएनची को सूट किया और सुनर की ओर मुस्कुराए, फिर अपनी टीम के साथ बाहर निकल पड़े। मंग तिएनची ने धीरे से बुदबुदाया, ये बच्चा इस बार जीत तो गया, लेकिन अंदरूनी चोटें गहरी हैं। गुयाओ की साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर कोई साधारण डोर स्किल नहीं थी। अब जब सेरेमनी पूरी हो चुकी है, मैं भी चलती हूँ। उसने एल्डर टोंगशुआन से बिना उत्तर सुने ही विदा ली और तेजी से शाओयान की ओर चली गई। लगता है डिवाइन ब्लड लाइन भी काफी नहीं। शाओ क्लैन बिना कुछ किए इतनी महान डॉटर इन लॉ पा गया। वही मैदान के कोने में एक काले लिबास में ढका शख्स सुनर को जाता देख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। गू क्लैन में डिवाइन ब्लड लाइन। इसका मतलब ये लड़की हमारे हन क्लैन के लिए खतरा बन सकती है। इसे चुपचाप खत्म करना होगा। सुनर के सेरेमनी के बाद बाकी सभी सेरेमनीज जैसे फीकी पड़ गई। एल्डर टोंगशुआन वहां से चला गया और बाकी एल्डर अब कारी संभाल रहे थे। अब दृश्य बदलता है। शाओयान का समूह जंग के उस बैम्बू हाउस में लौट चुका है। शाम की आखिरी धूप आसमान के कोने से जमीन पर गिर रही थी। एक बैम्बू का दरवाजा खुला और लिटिल फेरी डॉक्टर धीरे से अंदर आई। शाओयान अभी भी बिस्तर पर था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। और लिटिल फेरी डॉक्टर उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो अब? कुछ खास नहीं, बस एग्जॉस्शन है। सनर की मदद से बॉडी में घुसी साइलेंट डिस्ट्रक्शन फोर्स हट चुकी है। अब समझ आता है कि हर स्टार के बाद लेवल जंप करना कितना मुश्किल है। शाओयान ने गहरी सांस ली। गुयाओ के पास ची मेथड और 2 स्किल था और उसके बावजूद शाओयान ने उसे हरा दिया। ये खुद में एक अजूबा था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगर तुम गुयाओ के बराबर होते तो शायद वो पलट भी न पाता। अब सीन कट होता है। गू क्लैन की सभा का रोशनी से भरा था। एल्डर टोंगशुआन गंभीर मुद्रा में बोल रहे थे। हेवनली टूम के लिए कुल 6 लोग जा सकते हैं। हर एंशिएंट क्लैन को 2 स्पॉट्स मिलते हैं, लेकिन लिंग क्लैन इस बार नहीं आया। इसका मतलब गू क्लैन को 2 अतिरिक्त स्पॉट्स मिलेंगे, यानी कुल 4। एक एल्डर बोले, लेकिन हमारे पास 6 प्रतिभागी तैयार है, यानी 2 स्पॉट्स कम है। शाओ क्लैन के स्पॉट्स तो हमेशा हम इस्तेमाल करते आए हैं, उन्हें जोड़ दो तो स्पॉट्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन कोई एल्डर झिझकता है, पर शाओयान आया है इस बार। गुशान बोले, शाओ क्लैन अब एंशिएंट क्लैन नहीं रहा। शाओयान समझ जाएगा। एल्डर सहमत दिखे, लेकिन शुआन की भौहें सिकुड़ गईं। हॉल के दरवाजे तेज आवाज के साथ खुले। रेनबो ग्लो के सामने सारे गार्ड्स घुटनों पर झुक गए और एक शांत लेकिन तीखी आवाज गूंजी। एल्डर गुशान, शाओ क्लैन के जाने के बाद तुमने उनके स्पॉट्स इस्तेमाल किए। अब जब उनका वंशज आया है, तुम इनकार कर रहे हो? क्या ये अन्याय नहीं? जैसे ही वो रेनबो लाइट पूरे हॉल में फैलती है, वहाँ बैठे कई एल्डर्स के चेहरे बदल जाते हैं। उनके शरीर अपने आप कांप उठते हैं। अगर उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत न होती तो शायद वो भी गार्ड्स की तरह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ते। कुछ एल्डर्स हल्की सी कड़वी हंसी हंस पड़े। गू क्लैन में सोनेर के अलावा और कौन है जिसके पास ऐसा ब्लड लाइन प्रेशर हो? फिर सबकी नजर के सामने एक खूबसूरत सी लड़की धीरे धीरे हॉल के अंदर चली आई। उसकी भौहों के बीच से फैलती रेनबो लाइट पूरे हॉल को चमका रही थी। एल्डर टोंगशुआन ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा, सुनेर, पहले क्लैन टैटू को छुपा दो। सुनेर ने उनकी बात सुनी और उसकी भौहों से निकलती रेनबो लाइट धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। वो चुपचाप बैठक की टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था।
था। वो जानती थी ये लोग शाओयान को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे उसने कितनी भी ताकत क्यों न दिखाई हो। ये अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गुशैन का चेहरा गहराया और वो उसे डांटने लगे। सुनेर, तुम हमारी गु क्लैन की सदस्य हो, तुम्हें अपने कदम सोच समझ कर रखने चाहिए। सुनेर ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एल्डर गुशैन, मैं मानती हूँ कि मैं गु क्लैन का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ बातों में हद से ज्यादा जाना ठीक नहीं होता। हमारी गु क्लैन ने हमेशा शाओ क्लैन के हिस्से की हेवनली टूम की स्पॉट्स अपने पास रखी है, क्योंकि वो सेंट्रल प्लेन्स छोड़ चुके थे। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ही फायदा उठा रहे थे। अब शाओयान इतनी मुश्किलों के बाद यहाँ आया है, और न सिर्फ आप उसे उसका हक नहीं देना चाहते, बल्कि उसे पूरी तरह एक्सक्लूड करने की सोच रहे हैं। तो फिर जरा सोचिए, ये कौन सा इंसाफ है? जिस किसी के पास भी जरा सी भी इंसानियत होगी, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। शुनर की बातों में ऐसी दृढ़ता थी कि एल्डर गुशैन का चेहरा उतर गया और उनके पास जवाब तक नहीं बचा। एल्डर गुशैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शुनर, ये हॉल एल्डर्स की डिस्कशन के लिए होता है, तुम्हारा ऐसे गुस्साना नियमों के खिलाफ है। एल्डर गुचैन, क्या आप भूल गए हैं रेनबो क्लैन टैटू की अथॉरिटी? ये सुनते ही एल्डर गुचैन कुछ पल के लिए चुप हो गए। गु क्लैन के नियम के मुताबिक जिसके पास रेनबो टैटू होता है, उसका ओहदा ज्यादातर एल्डर्स से ऊपर माना जाता है। ऐसे में उसका यहाँ आना किसी नियम का उल्लंघन नहीं था। एल्डर टोंगशुआन ने आखिरकार कहा, ठीक है, अब बस करो। हॉल में एकदम खामोशी छा गई। एल्डर टोंगशुआन ने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए कहा, शाओयान को एक्सक्लूड करना वाकई में ज्यादा हो गया। शाओ क्लैन की जो जगह थी, उन्हें हमने सालों तक लिया है। अब जब वो खुद आया है, तो हमें वो जगह वापस देनी ही चाहिए। और वैसे भी शाओ क्लैन से केवल एक ही व्यक्ति आया है, शाओयान। उसे एंट्री देकर भी गु क्लैन के पास 5 स्पॉट्स बचते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ एल्डर्स ने नाराजगी से सिर हिलाया, लेकिन वो जानते थे शनर के पास डिवाइन ब्लड लाइन है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो क्लैन हेड की बेटी भी है। उसकी बात को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। टोंगशुआन ने फाइनल फैसला सुनाया, अब जब कोई आपत्ति नहीं है, तो तय किया जाता है कि शाओयान को हेवनली टूम में एंट्री दी जाएगी। शनर, उसे तैयारी के लिए कह दो। ठीक है एल्डर्स, अगर मेरी बात से कोई डिस्टर्बेंस हुई हो तो माफ कीजिए। शनर ने सब एल्डर्स को सम्मान से सिर झुकाकर ग्रीट किया, फिर धीरे धीरे हॉल से बाहर चली गई। वहाँ खड़े गार्ड्स ने पूरी रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट किया। शनर के जाते ही कई एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शनर, जो आमतौर पर किसी मैटर में नहीं बोलती, शाओयान के लिए इतने तीखे तेवर दिखाएगी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद गुशैन बोल पड़ा, एल्डर टोंगशुआन, हेवनली टूम के अंदर अभी भी शाओशुआन का मकबरा है, अब तक कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। एक पुरानी आवाज अचानक हॉल में गूंजी। एल्डर टोंगशुआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। तुम सबको शाओशुआन की कब्र के बारे में कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसके पास जो डिवाइन एबिलिटीज थी, उनके सामने तो क्लैन हेड के पास भी सिर्फ 50% चांस है उस टूम को खोलने का, इसलिए कोशिश करना बेकार है। गुशैन चुप हो गया। अब जब ये आवाज बोल चुकी थी, तो और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, बैठक यहीं समाप्त होती है। गु क्लैन ने हाल ही में कई आउटसाइडर्स को बुलाया है। ध्यान रखो कि कोई भी क्लैन की जनता को परेशान न करे। सभी एल्डर्स ने एक साथ सिर झुकाया और धीरे धीरे हॉल से बाहर चले गए। एल्डर टोंगशुआन वहीं बैठे रह गए। उन्होंने हॉल की ओर देखा, जो अब खाली हो चुका था, और फिर हल्के से बोले, क्लैन हेड और बाकी लोग शाओयान के बारे में क्या सोचते हैं? तभी पास की एक एम्प्टी कुर्सी का स्पेस डिस्टोर्ट हुआ, और वहाँ एक ग्रे रोब पहने बूढ़े व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने धीरे से कहा, वो बड़ा नाम कमाने वाला है। टोंगशुआन की आंखें हल्की सी फैल गई। इस एल्डर के मुंह से ऐसा सुनना बहुत रेयर था। उन्होंने पूछा, और अगर एंशिएंट गॉड्स जिन शाओयान के पास ही हुआ और हन क्लैन को पता चल गया, तो क्या ये खतरा नहीं? ग्रे रोब्ड एल्डर ने कुर्सी की बाह पर हाथ फेरा और बोले, घबराने की जरूरत नहीं, सब सुलझ जाएगा। अब सीन बदलता है। एक हरा भरा पहाड़, बादल चारों तरफ, मानो जन्नत हो। शाओयान हल्के कदमों से पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ रहा था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। जियान की ड्रैगन फीनिक्स स्ट्रेंथ से जो शरीर तपाया गया था, उसकी रिकवरी एबिलिटी किसी भी मोर्टल से कहीं ऊपर थी। वो फ्लेम मंत्रा को सर्कुलेट कर रहा था और पूरे शरीर में प्योर एनर्जी को अब्सॉर्ब करता जा रहा था। लेकिन तभी उसकी चाल रुक गई। उसकी बंद आंखें खुल गई। सामने पहाड़ी रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा है। उसकी पीठ शाओयान की तरफ है, हाथ पीछे बंधे हुए। शाओयान चौंक गया, क्योंकि उसकी सेंसेस बता रही थी कि वहाँ कोई ओरा ही नहीं है, जैसे वो इंसान है ही नहीं। मगर आंखों से देखने पर वो वहीं खड़ा था। यह एहसास बहुत अजीब था। ये जूनियर शाओयान सिर्फ यहाँ से गुजर रहा है। एल्डर, अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो क्षमा चाहता हूँ, शाओयान ने हाथ जोड़कर कहा और धीरे से पीछे हटने लगा। तभी एक शांत सी हंसी उसके कानों में गूंजी, जाने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शाओयान की आंखें कुछ पल को चौंध दिया गई, और जब उसने होश संभाला तो वो खुद को पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाया। चारों तरफ बादल और एक गहरा सन्नाटा। सामने वही शख्स खड़ा था। कोई प्रेशर नहीं, लेकिन शाओयान के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान था जिससे वो अब तक मिला था।
उम्मीद नहीं थी कि शाओ क्लैन, जिसका ब्लड लाइन इतना पतला हो चुका था, वहां से कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी युवक निकलेगा। अब मुझे यकीन हो गया है कि शाओ शुआन का फैसला सही था। यह शख्स उसके पूर्वज शाओ शुआन को जानता था, यानी ये कोई एंशिएंट डीमन है जो न जाने कितने सालों से जिंदा है। शाओयान ने अपने डर को कंट्रोल किया और शांत स्वर में पूछा, क्या मैं एल्डर का नाम जान सकता हूँ? आदर से पूछा। वो शख्स मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे मुड़ा, बिल्कुल साधारण मिडिल एज्ड आदमी की तरह। शाओयान को उसकी सिंप्लिसिटी देखकर कुछ पलों तक विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उस आदमी ने एक लाइन कही जिसने शाओयान को पूरी तरह स्टंट कर दिया। मैं हूँ सुनर का पिता। शाओयान एकदम चुप। सुनर ने कभी बताया था कि उसके पिता गू क्लैन के क्लैन हेड है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक, और आज वही पीक एग्जिस्टेंस उसके सामने खड़ा था, इतने साधारण रूप में। उस अधेड़ उम्र के शख्स ने शाओयान के चेहरे की शांति देखकर हल्की सी हंसी में कहा, क्या तुम बहुत हैरान हो? इस सवाल के बाद शाओयान धीरे धीरे अपने शौक से बाहर आया। उसने उस व्यक्ति को गौर से देखा और हल्की सी हंसी में जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसके सामने खड़ा ये व्यक्ति एक ऐसा ताकतवर इंसान था जिसकी मौजूदगी में दिल के भीतर उठती हर एक सोच भी शायद छुप नहीं सकती थी। मेरा नाम गुयुआन है। असल में जब तुम पैदा हुए थे तभी हम मिल चुके हैं, लेकिन तब किसी को मेरी असली पहचान का पता नहीं था। गुयुआन की आवाज में एक ठंडी मुस्कान थी। शाओयान दोबारा चौंका। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस बेहद ताकतवर गू क्लैन के नेता से उस वक्त मिल चुका था जब वो इस दुनिया में आया था। उसने थोड़ी हिचक के बाद धीरे से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि गू क्लैन इस जूनियर से मिलने के लिए क्यों इंतजार कर रहा था? गुयुआन मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे और शनर के बीच की बात के कारण है। शाओयान का चेहरा अचानक थोड़ा सख्त हो गया। वो अनायास ही भौहें सिकुड़कर बोला, क्या गुयुआन क्लैन हेड नहीं चाहते कि शनर और मैं एक साथ रहें? गुयुआन हौले से मुस्कुराए, ये मेरी इच्छा नहीं है। अगर शनर खुद चाहती है तो मैं उसके पिता होने के नाते कभी उसे जबरदस्ती कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी उसकी करंट डिवाइन ब्लड लाइन इतनी शक्तिशाली है कि एक क्लैन हेड होते हुए भी मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम ठीक हो। हालांकि गू क्लैन की युवा पीढ़ी के शिखर से कमजोर हो, लेकिन फिर भी स्वीकार करने लायक हो। शाओयान थोड़ी देर के लिए अवाक रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी की एक चमक आ गई। गुरेल में जहाँ ज्यादातर लोग उसे नापसंद करते थे, वहाँ खुद गुयुआन के ये शब्द अप्रत्याशित थे। शाओयान ने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, क्लैन हेड गुयुआन का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गुयुआन ने तुरंत कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। मैं भले ही रोकूं नहीं, लेकिन क्लैन के कुछ एल्डर्स और कुछ पुराने लोग इस रिश्ते को लेकर आज भी नाराज हैं। आखिरकार शुनर के भीतर वो डिवाइन ब्लड लाइन है जो 1000 सालों से गू क्लैन में नहीं आई थी। उन्हें डर है कि कहीं ये ब्लड लाइन अपूर्ण न हो जाए, इसलिए तुम्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्लैन हेड की हैसियत से मैं तुम्हारी मदद ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि क्लैन का भला मेरी पहली जिम्मेदारी है। शाओयान ने गंभीरता से सिर हिला फिर बोले, लेकिन क्लैन हेड के अलावा मैं शूनर का पिता भी हूँ, और वो जो चाहेगी मुझे भी पसंद आएगा। सच कहूँ तो तुम्हारा ब्लड लाइन तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपनी मेहनत से जो हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। अगर मुझे पता होता कि अंजाम ये होगा तो शायद मैं कभी शूनर को शाओ क्लैन में भेजता ही नहीं। न वो चीज हासिल हुई और ऊपर से बेटी भी खो दी। ये सौदा तो घाटे का ही निकला। शाओयान बस हल्के से मुस्कुराया, कुछ कह नहीं पाया। गुयुआन फिर गंभीर हुए, मैं तुम दोनों के रिश्ते में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। शाओयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो क्या है? गुयुआन ने जवाब दिया, घबराओ मत, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब तुम सनर के साथ रहो तो दोशेंग क्लास तक पहुँचने से पहले उसका शरीर पूरी तरह अनटच्ड रहे। शाओयान का चेहरा सुनते ही लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि गुयुआन उससे ऐसा वादा मांग रहा है। क्या वो सच में ऐसा दिखता है जैसे उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है? क्या ये व्यक्ति इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद उससे ऐसी बात करने आया था? गुयुआन ने खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी के साथ खांसते हुए कहा, देखो जवान खून है, भावनाएं कभी कभी बेकाबू हो जाती है। ऊपर से तुम दोनों हमेशा साथ भी नहीं रहते। असल बात यह है कि शूनर के अंदर जो ब्लड लाइन है वो अभी भी अनस्टेबल है, और तुम गू क्लैन के सदस्य नहीं हो। अगर कोई शारीरिक संबंध हो गया तो वो ब्लड लाइन को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो क्लैन के वो पुराने लोग जबरदस्ती हस्तक्षेप करेंगे, और अंजाम तुम समझ सकते हो। शाओयान ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्या इस महान शख्स ने उसे इतनी गंभीरता से रोकने के लिए बुलाया था, सिर्फ ये बात कहने? गुयुआन ने बात बदलते हुए कहा, खैर ये बात तो मैं बस कैजुअली कह रहा था। मेरा असली मकसद खुद को रिवील करने का कुछ और है, और वो है तुम्हारे पास मौजूद एंशिएंट गॉड्स जेड। जैसे ही शाओयान ने वो नाम सुना, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो जानता था ये जेड शाओ क्लैन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। हॉल ऑफ सोल्स ने उसके पिता को भी इसी जेड के लिए पकड़ लिया था, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे कि असल में वो जेड शाओयान के पास
पास है। गुयुआन अपने ही रफ्तार में बोलता रहा। टू शी एंशिएंट गॉड दोची कॉन्टिनेंट का आखिरी डोडी था। उसके बाद से अब तक कोई भी इंसान डोडी लेवल तक नहीं पहुंच सका, वो लेवल जो आज भी सिर्फ लेजेंड्स में ही मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मरा तो उसने पीछे एक दो रिमेन्स छोड़ी, जिसके अंदर वो सीक्रेट है जो दोशेंग क्लास को ब्रेक करने में मदद कर सकता है। अब तक कोई भी उस रिमेन्स को ढूंढ नहीं पाया। सालों पहले 8 एंशिएंट क्लैन्स और सेंट्रल प्लेन्स की कुछ सुपर फैक्शंस के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी और सबको बस एक चीज मिली, टू शी एंशिएंट गॉड्स जेड, जो कि रिमेन्स की एक की है। वो जेड असल में 3 हिस्सों में थी, लेकिन लगातार बैटल्स के बाद वो 8 हिस्सों में टूट गई और ये 8 हिस्से 8 क्लैन्स को मिल गए। जो हिस्सा तुम्हारे पास है वो उन्हीं में से एक है। शाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने कुछ बातें पहले से सुनी थी, लेकिन वो हमेशा यही सोचता था कि ये जेड सिर्फ 3 हिस्सों में थी। अब उसे पता चला कि वो एक्चुअली 8 हिस्सों में बंटी थी। गुयुआन ने कहा, हॉल ऑफ सोल्स ने तुम्हारे पिता को इसलिए पकड़ा क्योंकि शाओ क्लैन के पास ये जेड था। हन क्लैन हमेशा से सबसे मिस्टीरियस और खतरनाक क्लैन रहा है। कभी गू क्लैन और शाओ क्लैन ने मिलकर उन पर हमला किया था। दोनों ओर से भारी नुकसान हुआ, लेकिन हन क्लैन को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में शाओ शुआन शाओ क्लैन का लीडर बना। हमारे पास एक मौका था उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का, लेकिन शाओ शुआन को हन क्लैन के कई एक्सपर्ट्स ने घेर कर मार डाला और शाओ क्लैन बिखर गया। शाओ क्लैन का साथ खत्म होते ही गू क्लैन अकेले हन क्लैन पर वॉर डिक्लेयर नहीं कर सका, क्योंकि अगर ऐसा करते तो दोनों क्लैन्स बुरी तरह टूट जाते और बाकी फैक्शंस उस हालात का फायदा उठा लेते। इसीलिए हम आज तक सिर्फ इंतजार ही करते रहे, लेकिन इन सालों में हन क्लैन की हरकतों से लगता है वो फिर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है और अगला टारगेट यही एंशिएंट गॉड्स जेड होगा। अगर वो इस जेड के सारे टुकड़े हासिल कर लेते हैं तो उनकी ताकत उस लेवल तक पहुंच सकती है जो आज पूरे कॉन्टिनेंट का बैलेंस तोड़ देगी। गुयुआन ने शाओयान को ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे ये जेड कितनी इंपॉर्टेंट है ना? शाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसी वक्त उसके जहन में एक पुराना सीन चमक गया। जियानन एकेडमी के नीचे का वो लावा फिल्ड अंडरग्राउंड वर्ल्ड उसे याद था। मैग्मा के आखिरी हिस्से में कुछ था जिससे उसके जेड ने रिएक्ट किया था। क्या वो जगह वही जगह है जहाँ डोडी रिमेन्स छिपी है? शाओयान इस सोच में डूबा रहा। उसे महसूस हुआ वो जगह बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने सिर उठाया और पूछा, तो क्लैन हेड गुयुआन, आपकी इच्छा क्या है? गुयुआन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्लैन के बुजुर्ग चाहते हैं कि तुम ये जेड हमें दे दो, हम इसे सुरक्षित रखेंगे, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे। शाओयान ने शांत स्वर में जवाब दिया, इस जेड के अंदर मेरे पिता की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। मुझे उसी से ये पता लगाना है कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए ये जेड मैं अपने पास ही रखूंगा। ये जेड शाओ क्लैन की सबसे अनमोल चीज थी और अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो शाओयान बिना किसी हिचकिचाहट के इसे शाओजान के बदले में सौंप देगा। ये जेड एक चिप थी जिसे हॉल ऑफ सोल्स उसके पिता को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने जेड गू क्लैन को दे दी तो हन क्लैन बेकाबू हो सकता है। गुयुआन ने ऐसा जवाब पहले से ही इमेजिन कर रखा था। वो बस सिर हिलाकर बोला, मैंने पहले ही ये सोचा था। शाओयान ने कहा, माफ कीजिएगा क्लैन हेड गुयुआन। गुयुआन ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सुझाव मेरा नहीं था, लेकिन क्लैन के बाकी एल्डर लोग इसे इतनी आसानी से मानने नहीं देंगे कि तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज लेकर हन क्लैन के सामने जाओ। उसने हाथ हिलाया और कहा, खैर छोड़ो, अभी हेवनली टूम 2 दिन में खुलने वाली है। जब तुम वहाँ से बाहर आओगे तब इस जेड के बारे में फिर बात करेंगे। शाओयान ने सिर हिलाया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पहाड़ के नीचे से तेज हवा की आवाज आई। उसकी नजर वहाँ गई और उसने देखा कोई शख्स उसकी तरफ तेजी से भागता चला आ रहा है। गुयुआन ने उसे देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, उफ, बिल्कुल वही बात, लड़की बड़ी होती है तो किसी और की हो जाती है। देखो इसे कैसे घबरा कर भागी चली आ रही है, जैसे मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। फिर उसने कहा, आज की बात यहीं खत्म करते हैं। जो वादा तुमने किया है उसे याद रखना, सीमा मत लागना और इस एंशिएंट जेड की हिफाजत करना हर हाल में। गुयुआन की आखिरी आवाज धीमी पड़ती गई और फिर उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। शाओयान ने हल्के से सांस ली। गुयुआन अब जा चुका था। उसने सिर मोड़ा और देखा वो लड़की जिसकी आंखों में चिंता साफ थी, चेहरा टेंशन में सख्त था और उसकी आंखें बस शाओयान को ढूंढ रही थी। शाओयान बस हल्के से मुस्कुराया। ये लड़की भी ना। कुछ ही पलों में वो शाओयान के सामने खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। शान के जे, तुम ठीक तो हो ना? अभी थोड़ी देर पहले। शाओयान हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने सुनर के टेंशन भरे चेहरे को देखा और बोला, अभी जो आदमी आया था वो तुम्हारे पापा थे, क्लैन हेड गुयुआन। सुनर ने भौहें सिकोड़ ली और उसकी आवाज में हल्की सी नाराजगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बाकी सबके सामने आने के बाद उसके पापा भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। शाओयान हल्का हंसा। गुयुआन ने हम दोनों को लेकर
लेकर कुछ नहीं कहा, बस शाओ क्लैन से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात की। सुनेर थोड़ी चौंकी। सच में हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा? साफ था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। शाओ यान ने अपनी नाक खुजाई और धीरे से उसके नाजुक कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाया। ये सुनते ही सुनेर का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। उसने शाओ यान को हल्की सी झुंझलाहट में प्यारी सी नजर से देखा, मगर उसका तनाव थोड़ा कम हो गया था। गु युआन का ओहदा गु क्लैन में बहुत ऊंचा था। अगर वो भी उनके रिश्ते के खिलाफ होते तो सुनेर सच में एक मुश्किल में पड़ जाती। वो उस हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। शाओयान जी, तुम्हारे पास हेवनली टूम में जाने की एक जगह फिक्स हो चुकी है। अब बस 2 दिन रुकना है और फिर हम दोनों साथ चलेंगे। सुनेर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शाओयान की आंखों में खुशी चमक उठी। उसे डर था कि गु क्लैन के एल्डर्स कोई बहाना न बना दे उसे रोकने का, लेकिन अब सुनेर की बात से साफ था कि वो टेंशन खत्म हो चुकी है। शाओयान ने उसके गर्म मखमली हाथ को थाम और प्यार से शुक्रिया कहा। उसे अंदाजा हो गया था कि सुनेर ने एक बार फिर उसकी मदद की है। उसका आज गु क्लैन तक दौड़ लगाना शायद इसी वजह से था। सुनेर ने बस हल्का सा मुस्कुराया, फिर अपनी पतली कमर को थोड़ा सा मरोड़ते हुए शाओयान के कंधे पर धीरे से टिक गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वो उसके गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती रही, जैसे उस एहसास में सुकून मिल रहा हो। शाओयान के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। उसने उस नाजुक कमर पर हाथ रखा और अपना सिर उसके मुलायम काले बालों में छुपा लिया। वहां से उठती हल्की सी महक ने उसके अंदर की सारी थकान धीरे धीरे मिटा दी। उसी वक्त ऊपर आसमान में गु युआन की परछाई धीरे धीरे दिखाई दी। वो दोनों को एक साथ देखकर हल्की सी सांस भरता है और फिर बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। इस प्यारे और शांत लम्हे में जैसे सारी तकलीफें पीछे छूट चुकी थी। 2 दिन ऐसे ही शांति से बीत गए। इन 2 दिनों में गु क्लैन का कोई भी आदमी शाओयान के ग्रुप को डिस्टर्ब करने नहीं आया। ये शांति और सुकून वाला माहौल बहुत प्यारा था, लेकिन ये साइलेंस ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। तीसरे दिन की सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, एक अजीब सा माहौल पूरे इलाके में फैल गया। यहाँ तक कि शाओयान और उसका ग्रुप भी उस एहसास को महसूस कर सके। आज वो दिन है जब हेवनली टूम खुलने वाली है। सुनेर बांस के बने छोटे से घर के सामने खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और ये बात शाओयान से कही। शाओयान हल्का सा मुस्कुराया। सुनेर ने हाथ हिलाया और एक सफेद रंग का सिंगल हॉर्न बीस्ट जंगल से उड़ता हुआ बाहर आ गया। शाओयान और बाकी सब उस पर सवार हो गए। सुनेर ने एक धीमी सी सीटी दी और वो बीस्ट अपने पंख फैलाकर पूरब की तरफ उड़ चला। सुनेर उड़ते हुए समझाती जाती है, ये हेवनली टूम गु सेक्रेड माउंटेन रेंज के बहुत गहरे हिस्से में खुलेगा। वो जगह गु क्लैन के लिए फोरबिडन है। वहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता। ये सिर्फ तभी खुलता है जब हेवनली टूम खुलता है। इस टूम में कुछ खतरा भी है। कई एंशिएंट एक्सपर्ट्स यहाँ दफन है। उनके शरीर तो नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी अब भी बची है और हेवनली टूम की मिस्टीरियस पावर्स की वजह से वो एनर्जी उनकी पास्ट फॉर्म्स में बदल चुकी है। मतलब वो लोग जो पहले जिंदा थे, उनकी एनर्जी अब लौट सकती है और वो अपने पुराने 2 स्किल्स भी जानती है। इसलिए अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडी मिल जाए तो बचकर निकल जाना ही सही रहेगा, क्योंकि कुछ एनर्जी बॉडीज में तो थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी होती है, जैसे वो कोई नई लिविंग क्रीचर बन गए हो। ये टूम 3 लेवल्स में बांटा है। फर्स्ट लेवल में 3 स्टार डोजुन्स या उससे कम की एनर्जी बॉडीज होती है। ये ज्यादा टफ नहीं होती। सेकेंड लेवल में 3 से 8 स्टार डोजुन तक की बॉडीज होती है। ये काफी मुश्किल होती है। और थर्ड लेवल वहाँ जो होते हैं वो डोजुन के पीक पर होते हैं और कुछ तो दो शेंग क्लास तक पहुंच चुके होते हैं। शाओयान पूछता है, क्या मेरे एंसेस्टर शाओशुआन की टूम तीसरे लेवल में है? सुने धीरे धीरे बोलती है, सुना तो है कि वो तीसरे लेवल के सबसे आखिरी हिस्से में है, लेकिन वहाँ हमारे गु क्लैन के लोग भी बहुत कम जाते हैं। शाओयान एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। कोई बात नहीं, जब सामने आएगा तब देखा जाएगा, पहले अंदर तो जाए। वो सोचते हुए सनर से हेवनली टूम के बारे में और पूछता है। बीस्ट उड़ता हुआ पहाड़ों के अंदर जाता है। रास्ते में और लोग भी दिखते हैं, कुछ दूसरे क्लैंस के और कुछ गु क्लैन के। ज्यादातर लोग चुपचाप ही गुजरते हैं। करीब 10 मिनट बाद वो एक स्टीप माउंटेन पर पहुंचते हैं। वहाँ पहले से काफी लोग जमा है। शाओयान की नजर जैसे ही आसपास जाती है वो रुक जाती है। 3 काले कपड़ों में लोग हवा में खड़े थे और उनसे एक ठंडी भारी एनर्जी निकल रही थी। सुनेर धीरे से उसके कान में कहती है, शाओयान हन क्लैन की तरफ से जो लीड कर रहा है उसका नाम हुन्या है। काफी खतरनाक माना जाता है। अगर हेवनली टूम में उसका सामना हो तो थोड़ा संभल कर रहना। शाओयान धीरे से जवाब देता है, उससे मेरी मुलाकात हो चुकी है। शाओयान इशारा करके बताती है, साउथ ईस्ट में जो लोग हैं वो याओ क्लैन से। शाओयान वहाँ देखता है, उनके माथे पर एक मेडिसिनल कोल्ड्रन का निशान है। याओ क्लैन का एक लड़का उसकी नजरें महसूस करता है और जैसे ही उसकी नजर शाओयान से मिलती है वो हल्की सी मुस्कान देता है, पर वो मुस्कान दोस्ताना नहीं थी। शाओयान उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है याओ क्लैन को उससे कुछ दिक्कत
गलत है। सनर फिर बताती है ईस्ट की तरफ जो है वो लेक क्लैन से है। इस बार उन्हें मंगची लीड कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाएंगे। ज्यादातर अंदर सिर्फ यंगर जनरेशन ही जाती है, क्योंकि टूम एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। शाओयान उनकी तरफ देखकर सिर हिलाता है। वेस्ट में जो है वो शी क्लैन से है। इनकी ब्लड लाइन की वजह से ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं। मैजिकल बीस्ट्स जैसी ताकत रखते हैं ये लोग। शाओयान उनकी तरफ देखता है। उनके माथे पर एक बड़ा सा पत्थर टैटू बना है। शूनेर मुस्कुराकर कहती है ये सभी हैं जो इस बार हेवनली टूम में अंदर जाएंगे। गू क्लैन को छोड़कर बाकी सब क्लैंस को सिर्फ दो स्पॉट्स मिले। शाओयान बस सिर हिलाता है। तभी पूरा इलाका हिलने लगता है। एक एंशिएंट और भारी एनर्जी धीरे धीरे आसमान से फैलने लगती है। सभी लोग इस एनर्जी को महसूस करते ही एक अजीब सी रिस्पेक्ट और डर में गिर जाते हैं। शूनेर आसमान को देखती है और धीमे से कहती है हेवनली टूम खुलने वाला है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे। आसमान में तेज आवाज के साथ एक विशाल स्पेशल क्रैक खुलती है। बीच में सिल्वर लाइट चमकती है और फिर 1000 फीट ऊंचा दरवाजा बन जाता है। एक प्राचीन एनर्जी चारों ओर फैल जाती है। यह है हेवनली टूम। शाओयान खुद से बड़बड़ाता है और सामने उस पुराने दरवाजे को देखता है जो आसमान और जमीन के बीच खड़ा है। शाओयान की निगाहें उसमें खो जाती है, क्योंकि अब असली सफर शुरू होने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो तैयार रहना अगली वीडियो के लिए, जहां हम हेवनली टूम के सीक्रेट्स की गहराई में उतरेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगले धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।